नमस्कार। साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए साहित्यकार सुनीता चौहान। सुनीता चौहान जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद सर। बातचीत की शुरुआत जैसा कि होता है मैं आपसे करता हूँ, आपके जन्म से, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इससे शुरुआत करते हैं, फिर आपके साहित्य कर्म पर आते हैं। जी, जन्म सर मेरा चकराता में हुआ है जी, जो देहरादून जिले के एक क्षेत्र में है जी, और शिक्षा दीक्षा भी मेरी चकराता में हुई है जी, बचपन मेरा चकराता में ही गुजरा है। मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में थे, तो शिक्षा दीक्षा भी बचपन भी उन्हीं मतलब पहाड़ियों के बीच में चकराता में गुजरा मेरा। क्या बात है। बहुत खूबसूरत जगह है चकराता, और अब तो एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल जी। सुनीता जी, आपकी जैसा आपने कहा कि शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई जी। एक तरह से कहना चाहिए कि जो आपकी किशोर वय थी जी, वो चकराता में बीती जी, और आपके लेखन को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चकराता की वो बर्फ और वो प्रकृति की छाप आपकी रचनाओं में भी हमको नज़र आती है। जी। ये क्या वजह थी, क्या प्रेरणा थी कि आप लेखन की तरफ आए, आपने लिखना शुरू किया? क्या किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए? जी, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो बचपन है बहुत समृद्ध रहा, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उस समय बहुत ज़्यादा ऐसा पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं था। हम खेल कूद अपना जो भी पूरा हमने बचपन में बहुत एंजॉय किया है लाइफ को, ज़िंदगी को ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम पे जो मतलब अच्छी चीज़ें हमारी जुड़ी है उस समय। और लेखन का तो खैर बहुत पहले तो नहीं था, क्योंकि हम जब छोटे थे पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी खैर ऐसी रुचि नहीं थी। शादी भी जल्दी हो गई, लेकिन उसके बाद से कुछ सालों बाद, शादी के कुछ सालों बाद जब मुझे लगा कि जैसे कोई भाव है या विचार है, किसी घटना ने कोई मुझे ज़्यादा प्रभावित कर दिया है, तो वो मैं शब्दों में अपना उतार देती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो संवेदनाएं थी कहीं ना कहीं वो शब्दों में आ जाती थी जी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे मैंने लिखने की शुरुआत की अपनी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली जी। क्योंकि अमूमन हमारे पर्वतीय प्रदेश से जो लेखिकाएं और लेखक हुए हैं जी, उनका जो बचपन का संतरास होता है, जो वो चुनौतियां होती हैं पहाड़ में, पहाड़ जैसी चुनौतियां जिनको हम कहते हैं जी, उनसे वो प्रेरित होकर कुछ लिखते हैं। लेकिन आपके मामले में ये एक बहुत नया तथ्य है कि जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन समृद्ध रहा है। पिताजी सरकारी नौकरी में थे जी। और जाहिर सी बात है उस ज़माने में नौकरियों में होना, खासकर पर्वतीय इलाकों में जी, बहुत कम इस तरह के परिवार थे जी। अभी तक आपकी कितनी प्रकाशित पुस्तकें हैं, उस पर थोड़ा मैं आपसे चाहूँगा जी। अभी तक मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी। इसमें जब मैंने लिखने की शुरुआत की तो पहली पुस्तक आई मेरी मौन की अनुभूतियाँ जो है जी, टाइटल से आई है। तो मौन को मैंने जो है वो अनुभव किया है, उसको महसूस किया है मैंने, और यहाँ तक कि जब मुझे लगा कि हमारे शब्द बेबस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मौन से हमें एक ताकत मिलती है, संबल मिलता है। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी पहली पुस्तक थी, मौन की अनुभूतियाँ जी जी। और उसके बाद सर एक पुस्तक आई मेरी आईना। अच्छा। आईना कहानी संग्रह था, और फिर उसके बाद आई 2 पुस्तकें और, अलबेली चमेली भी कहानी संग्रह था, और बच्चों पे भी लिखा मैंने। बच्चों की पुस्तक अलबेली चमेली थी और कहानी संग्रह उनके हिस्से की धूप जी जी, जी। उसके बाद नेक्स्ट बुक आई मेरी सर, ये भी एक कविता संग्रह था, मन के धागे जी। इसमें भी अनेक विषयों पर कविता है जी। और उसके बाद जो अभी हाल में ही मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है वो है, एक उपन्यास है जी, पहाड़ के उस पार, और एक बरखा रानी है, वो भी बच्चों की कहानियों पे आधारित है जी। तो
इस नज़रिए से देखें तो आपकी 7 प्रकाशित पुस्तकें हैं अभी तक। जी सर। जिनमें आपने बताया कि 5 पुस्तकें तो बड़े पाठकों के लिए हैं, प्रौढ़ों के लिए, जी जी, और 2 पुस्तकें बच्चों के लिए बच्चों के लिए। जी सुनीता चौहान जी, जी, आपसे बातचीत करके एक जो सुखद तथ्य मिला वो ये मिला कि हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में खासकर जी जो लेखक हैं जी, उनमें कुछ लेखक ऐसे हैं जो बड़ों के लिए लिखते हैं, प्रौढ़ों के लिए लिखते हैं। जी सर, कुछ लेखक बच्चों के लिए लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चों के लिए लिखते हैं वो उनको हम बाल साहित्यकार कहते हैं। बिल्कुल, हम न भी कहें तो वो खुद को भी बाल साहित्यकार कहलाना पसंद करते हैं। जी जबकि ठीक इसके वरक्स अगर हम बंगाल में देखें जी, तो गुरुदेव टैगोर ने भी बच्चों के लिए लिखा है। जी बंगाल में हर लेखक को, असमीज में आप जाएं आसाम में जी, तो असमीज में सारे जो स्थापित लेखक हैं वो अनिवार्य रूप से जी, बच्चों के लिए लिखते हैं। अंग्रेजी में तो ये इतना एक तरह से इतना एकाकार है बड़ों का और बच्चों का लेखन कि ठीक हमारे पड़ोस में रस्किन बॉन्ड हैं, जी तो रस्किन बॉन्ड का जो कुल लेखन है वो बच्चों और किशोरों का लेखन है, जी, लेकिन उनको पूरी दुनिया में हर आयु वर्ग का पाठक पूरी तन्मयता से पढ़ता है। जी, आपके मामले में ये जानकर अच्छा लगा कि आपने बड़ों के लिए भी लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है, लेकिन ये सवाल मैं आपके पास ज़रूर पूछूंगा आपसे जी, कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में जो स्थापित लेखक हैं वो बच्चों के लिए या तो नहीं लिखते हैं, जी, और अगर लिखते भी हैं तो बहुत कम लिखते हैं। जी। क्या वजह है? अमूमन सर ऐसा होता है कि जब हम साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होते हैं, किसी बहुत से लेखक हम ऐसे भी जानते हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग अपनी बाल साहित्य से की है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, एक उनको पहचान मिल गई तो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए जी। बच्चों की जो बातें हैं, बच्चों का विचार है, क्योंकि अगर हमें बच्चे बहुत अहम होते हैं हमारे जीवन में, ऑब्वियसली हमेशा ही रहते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तो उनके बारे में अगर हम सोचते हैं, उनके बारे में अगर हम महसूस करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है, तो हमें बाल कहानी साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम बाल साहित्य पर भी लिखें, चाहे हम उपन्यास लिख रहे हैं या कविताएं लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं, पर बाल साहित्य को हमें एक जिम्मेदारी के तौर पर देखना चाहिए, लेना चाहिए हमें। जी जी, जी। एक सवाल ये आता है कि क्या बच्चों के लिए लिखना और बड़ों के लिए लिखना, इसमें लेखकीय दृष्टि से कोई संकट है, कोई समस्या आपको आती है? आप फर्ज कीजिए कि आपने एक उपन्यास बड़ों के लिए लिखा, प्रौढ़ों के लिए, और उसके ठीक बाद आप बच्चों के लिए, जैसे आपने अभी अपना बरखा रानी जो कविता संग्रह जिसका लोकार्पण हुआ है, जी जी, तो इस तरह की कोई समस्या आती है कि उसकी भाषा कुछ और है, उसका शब्द विन्यास कुछ और है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से बड़े लेखक बच्चों के लिए नहीं लिखते? अंतर तो बहुत आ जाता है सर, क्योंकि जब हमारा विचारों के स्तर पे हम अपने पे बहुत परिवर्तन महसूस करते हैं, तो वो लिखना कहीं ना कहीं शायद बंद कर देते हैं। क्योंकि मेरा लिखने का एक कारण ये भी है, क्योंकि मैं बच्चों के आसपास रहती हूँ, कहीं मैं स्कूल्स में भी जाती हूँ, कहीं मेरे घर के आसपास भी जो काम करने वाले हैं या जो कोई इस तरह के बच्चे हैं उनको मैं घर पे बुलाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो बच्चों से गहराई से जुड़ाव है वो मुझे प्रेरित करता है। तो मैं बच्चों पे लिखना नहीं छोड़ सकती, बल्कि उन पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बेहतर कर पा रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों के लिए सोचती हूँ, गहराई से करती भी हूँ, जो भी मेरी सामर्थ्य है मैं बच्चों के लिए, वैसे गरीब बच्चों के लिए करती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, तो उन चीज़ों से मेरा लेखन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ऑब्वियसली प्रभावित भी होता होगा और समृद्ध भी होता होगा जब बच्चों के बीच आप काम करते हैं। बिल्कुल, तो वो जाहिर सी बात है उसकी छाप आपके लेखन में भी आएगी। लेकिन सुनीता जी, ये भी फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत मैंने बहुत शानदार प्रसंग आया है, बिल्कुल, बड़ों का और बच्चों का लेखन वाला। बिल्कुल सर। ये कहा जाता है कि जो बड़े साहित्यकार हैं जी, वो इसलिए भी बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं कि कई बार ये होता है कि कहीं उनको बाल साहित्यकार जी मानकर कमतर ना आंका जाए। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप दोनों के लिए लिख रही हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी,
कहीं आपको इस तरह का संकट आपको सामना करना पड़ा, इस तरह के संकट का? सर मैं तो समझती हूँ कि अगर हमें बाल साहित्यकार की श्रेणी में भी लोग रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी बात है बच्चों को समझना, क्योंकि जब हम उस उम्र से गुजर जाते हैं तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। आज हम अपने बच्चों को अगर हम डांटते हैं या समझाते हैं या उनसे अपेक्षाएं करते हैं कि वो ऐसा करे, तो यानी कि हम अपने समय को भूल चुके हैं। क्या बात है। तो हम मैं आसपास लोग जो देखती हूँ बच्चे को बहुत एक किस्म से बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव में रख रहे हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपना समय भूल चुके हैं। अगर हम उस वहाँ पर जाके देखें तो हम बच्चों को प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे उस चीज़ को कि हम लोग उस समय क्या सोचते थे। क्या बात है, यही जो आप कह रहे हैं। जी सर। इसी से एक सवाल आता है जी कि जब आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं जी, तो आपको बच्चा बन जाना होता है, बच्चे की संवेदना में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कई बार ये भी लगता है कि बड़े लेखक जो प्रौढ़ हो गए हैं, हाँ जी, शायद उनमें वो क्षमता नहीं होती है कि वो बच्चे के स्तर पे जाके चीज़ों को उस तरह से एनालाइज कर सकें, और इसलिए भी वो बाल साहित्य लिखने से बचते होंगे। जी। बहरहाल सुनीता जी, जी, इन दिनों आजकल आप क्या लिख रही हैं और क्या पढ़ रही हैं, ये जानने की उत्सुकता मेरी भी है, हमारे दर्शकों की भी होगी। जी जी। आजकल सर जैसे मैंने बताया था अभी अभी मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है जी सर। उसके बाद मैं अपनी लोक भाषा पे काम करना चाह रही हूँ इसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी लिख दिया है, लेकिन मैं देखती हूँ हमारी जौनसारी में काम बहुत कम हुआ है। जौनसारी जी तो हमारे क्षेत्र के बहुत बड़ा नाम था, वो रतन सिंह जौनसारी जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा नाम उभर के नहीं आ रहा है जो जौनसारी साहित्य पे जो लिख सके या बच्चों पे लिख सके अपनी भाषा पे। तो मैं सोच रही अब थोड़ा सा अपने भाषा को समय दूँ और उस पे काम करूँ मैं। बहुत बढ़िया, ये आपकी तरफ से बहुत ही उत्साहवर्धक और शानदार सूचना है। जी जी। कि अब आप लोक भाषा पर काम करने वाली हैं। हाँ जी। और सुनीता जी, मैं आपके नोटिस में लिया हूँ कि लोक भाषा खासकर हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को लेकर 2006 में यूनेस्को ने एक एटलस प्रकाशित की थी। जी जी जी। और उस एटलस में यूनेस्को ने कहा था कि ये संकटग्रस्त भाषाएं हैं, बिल्कुल आने वाले समय में ये भाषाएं हो सकता है कि इनको बोलने वाले ही लोग न रहें। जी जी। तो अगर आपकी तरफ से जौनसारी में कुछ काम होता है, लेकिन क्या फ्रेम होगा आपका लोक भाषा में काम करने का, ये मैं जानना चाहूँगा। ये सर मैं सबसे पहले बच्चों के लिए लिखना चाह रही इसमें भी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चों से प्राइमरी लेवल से अगर हम शुरुआत करें, बच्चों तक साहित्य हम वहाँ तक पहुँचें, तो कहीं ना कहीं अपने भाषा के प्रति रुझान भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं भाषा उनको सीखने के लिए प्रेरणा मिलेगी। एक जी। प्रेरित होंगे वो कि नहीं हमें अपने भाषा में सीखना है, पढ़ना है, और इसकी जो खूबियाँ हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो सब वो सोचेंगे, महसूस करेंगे। जी। बल्कि लोक भाषा में सुनीता जी, लोक भाषा के उन्नयन और उसके उत्साहवर्धन के लिए हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, जी जी जी, उसमें तो ये भी व्यवस्था की गई है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन, वो यथासंभव लोक भाषा में दी जाए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का ये प्रावधान धरातल पर उतरता है, जी जी, तो हमारी जो लोक भाषाओं को लेकर चिंता है, जी जी, एक हद तक ये कुछ कम होगी जी, और हमारी जो नई पौध है वो अपनी भाषाएं सीखेगी। जब लोक भाषा में आप काम करने वाली हैं जी, तो हमारा जौनसार वाला जो क्षेत्र है जी, इसको तो पुराने ज़माने से ये सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध इलाका रहा है। जी। वहाँ बहुत सारी बाल कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं, लोकगीत बिखरे होंगे। क्या उनको संग्रहित करने का कोई प्रयास हुआ है या इस तरह का प्रयास आप करने वाली हैं? उनका तो सर इस बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर मैं अपने स्तर से ठीक कह रहे हैं आपकी, जैसे लोक कथाएं हैं वहाँ की, वो भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं थोड़ा गांव की तरफ जाऊं, लोगों से मिलूं, जो उम्रदराज लोग हैं या जो भी साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं, उनसे उनके विचार जानकर वो चीज़ भी मैं मतलब शब्दों में ढालना चाहती हूँ अपने जी। और कहीं ना कहीं बच्चों को एक समृद्ध रूप से उनको जो एक साहित्य पढ़ने को मिले। जी। वो सुनीता जी, ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा था कि ऐसा देखा गया है
कि हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय और हिमालयी इलाके में जी जो लोक आख्यान थे, यहाँ तक कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी, वो सर। धीरे 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 यहाँ तक कि शब्द भाषा के जो अपने बहुत मुश्किल से हजारों हजार साल की यात्रा के बाद जो शब्द इजाद हुए थे जी वो शब्द भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। जी तो अगर आप इस दिशा में काम करने वाली हैं तो ये हम सभी के लिए एक बहुत सुखद सूचना जी है। मेरा आपसे अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एक व्यस्त दिनचर्या होती है हमारे, खासकर पूरे हिंदी और हिंदी क्यों पूरे भारतीय परिदृश्य में अगर हम देखते हैं जी जिसमें कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हमारा शामिल हो जाता है, हमारे पड़ोसी मुल्क भी, जी हमारे यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना रहा है जी उसमें एक स्त्री के ऊपर तमाम तरह के दायित्व हैं। पूरा एक तरह से अब तो उसको नाम ही कह रहे हैं कि घर की जो पूरी धुरी है वो स्त्री होती है। जी जी उस व्यस्त दिनचर्या में आप लेखन के लिए, पढ़ने के लिए कैसे समय निकालते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और जिससे हम महिलाएं 2-4 होती हैं रोज ही, तो जैसे घर की जिम्मेदारी है या फिर समाज भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं। पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि अगर हमारा रुझान है कुछ तो आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो मेरी दिनचर्या ये है कि सुबह जल्दी शुरू हो जाती है, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह। और सबसे ज़्यादा लेखन का जो मेरा अच्छा टाइम लगता है मुझे, वो सुबह का समय लगता है। क्या बात। तो सुबह में कोशिश करती हूँ कि जितना थोड़ा बहुत मैं कर पाऊँ, क्योंकि एक्चुअली मैं दिन में इतना लिख नहीं पाती हूँ। पढ़ने को मैं पढ़ लेती हूँ और काम हो जाते हैं सारे, लेकिन लेखन का जो भी काम है अपना थोड़ा सा डेली रूटीन के काम करके मैं अपना 1-1.5-2 घंटा मैं निकाल लेती हूँ लिखने के लिए सुबह के समय। बहुत बढ़िया, आपकी बड़ी साधना है। और मैं वही कह रहा हूँ कि एक लेखक की तरफ से जब कोई किताब आती है, कोई रचना आती है, तो पाठक उसको पढ़ के सहज हो जाता है। लेकिन उसके पीछे की यात्रा क्या है, उस लेखक के अपने संघर्ष क्या है। आपने कहा कि 4 बजे आप उठ जाती हैं और उसके बाद आप लेखन से शुरुआत करती हैं। मुझे ध्यान आता है कि हमारी हिंदी पट्टी के बहुत सारे लेखक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने लिए लेखन के लिए सुबह का वक्त जानबूझ के इसलिए भी सेलेक्ट किया कि उस समय आदमी सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है और सुबह सुबह जो भी आएगा वो कुछ नया सा होगा ही। जी सुनीता जी, एक सवाल आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि स्त्री लेखन में एक स्त्री विमर्श का पक्ष भी है, बिल्कुल, जिसमें हमारे पिछले खासकर 3, 3.5, 4 दशक में लेखिकाओं की पूरी एक पीढ़ी आई है। उनके अपने तरह के विद्रोह हैं, अपने आंदोलन हैं। उस विमर्श में आप क्यों नहीं शामिल हो पाई, या आपको लगता है कि वो एक तरफा विमर्श है और दरअसल जो स्त्री विमर्श है वो बड़ा व्यापक विमर्श है? ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि जो स्त्री का जो रूटीन है, जो उसका काम करने का पूरी एक प्रक्रिया है, उसके बीच के जो संघर्ष हैं वो अनदेखे रह जाते हैं। तो क्या लगता है वो जो स्त्री विमर्श है वो व्यापक है या उसमें और कुछ नए विषयों को जोड़ने की ज़रूरत है? जी, स्त्री विमर्श जो है बहुत व्यापक भी है खुद में, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से भी इसको महसूस करते हैं। और ये मेरे लेखन में, मेरी कविताओं में आ जाता है। ये आपको मैं छोटी सी कविता सुना देती हूँ जो कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी है या फिर कहीं ना कहीं सत्यता भी है इसमें। अक्सर कहना चाहती है वो अपनी बात, अक्सर कहना चाहती है वो अपनी बात, रोक देते हो तुम सीमाओं मर्यादाओं का हवाला देकर, कर देते हो बेबस एक अनंत असीम संभावना की उड़ान को। क्या जोते हो तुम कभी इस सच को, खुद मिटकर जो तुम्हें बनाती है, विशून्य पर भी एक आस जगाती है। स्त्री बन, तुम्हारे भीतर भी तो बसती है एक स्त्री, क्यों नहीं उसको जियाते हो। स्त्री बन, स्त्री के मर्म को क्यों नहीं समझ पाते हो, बांध देते हो उसको एक देह के लावण्य में, उसका अंतस कब समझ पाते हो, उसका अंतस कब समझ पाते हो। बहुत बढ़िया। क्या शीर्षक है इस कविता का? इसका शीर्षक स्त्री, समझ लीजिए स्त्री है। बहुत, लेकिन बहुत शानदार। उससे जो आपने कहा, हाँ जी, कि एक कविता होता है ना कि वो बहुत सारे चावल के ढेर में एक दाना निकाल कर जी जी आप उस
चावल की क्वालिटी, उसके पूरी गुणवत्ता को समझ जाते हैं। हाँ। तो आपने ये जो कविता हमारे सामने एक पूरे स्त्री के मानस को लेकर रख दी है तो इससे समझ में आ गया है। हाँ जी। कुछ ऐसी कुछ और पंक्तियां आपको तो तुरंत याद आ रही हों, क्योंकि कवि का अपना एक मिजाज होता है जी जब वो कविता के रंग में होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ऐसा, जैसे खासकर मौन का स्वर, ये अपने आप में ही बहुत शानदार शीर्षक है। जी जी जी। मौन का भी एक स्वर होता है जी। इसकी कोई पंक्ति आपको याद जी आती जी हो? जी, मैं सुना देती हूँ, क्योंकि इसलिए भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये मेरी पहली बुक से है और जो मौन की कविता है ये काफ़ी लंबी बन पड़ी थी। तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जी। मौन का एहसास करो, इसके जहाँ में रहने का अभ्यास करो, मन के अंतस में जाकर सुख शांति की तलाश करो। मौन में मधुर झनकार है, अनकहे शब्दों की मन की पुकार है। गर मौन से स्वयं को आनंदित करोगे, स्वयं को अभिभूत करोगे। मौन में है संवेदना जो करे हनन वेदना। मौन आत्मा का आईना, अंतर मन को मिलता जहाँ आशियाना। जब चाहोगे जीवन संगीत सुनना, जब चाहोगे जीवन संगीत सुनना, प्रियतम मौन ही वरण करना, प्रियतम मौन ही वरण करना। क्या बात है, मौन में अद्भुत झंकार है जी। ये बहुत शानदार पंक्ति है जी। और इसीलिए जब आपने मौन के स्वर शीर्षक को उद्धृत किया जी। तो तभी मैं चौंका था कि ये अपने आप में बहुत शानदार शीर्षक है। बिल्कुल। और मौन को स्वर देने की क्षमता एक कवि में ही हो सकती है। जी। और आप ये कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सुनीता जी, जी, जिस दौर में आप पढ़ी लिखी बड़ी हुई, जैसा कि आपने परिवेश बताया, चक्राता का वो शानदार परिदृश्य, जी, उस दौर की जो आपकी संगी साथियां थी, जी, उनमें से कोई और लेखन की भूमिका में आप देखती हैं, या उस पीढ़ी को कहाँ पर पाती हैं जो आपकी अपनी पीढ़ी थी? जी। उस समय बहुत ज़्यादा तो लेखन की तरफ नहीं आए लोग, लेकिन मेरी एक सहेली है, हम लोग साथ पढ़े हुए, तनुजा उप्रेती। आपने नाम सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा उनको। जी, मैंने पढ़ा है। वो भी गद्य पद्य दोनों लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है। और बाकी लेखन के प्रति ऐसा मुझे नाम याद नहीं है कि कोई और भी हो सकते हैं बहुत लोग, लेकिन अब लोगों से हम लोग उनके टच में नहीं हैं, संपर्क में नहीं हैं, तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि मुझे पता नहीं है। जी। तनुजा उप्रेती आपने कहा, वो भी बहुत शानदार लिख रही है, और वो दोनों गद्य और पद्य में एक साथ आपकी तरह हम साथ ही पढ़ते थे। वो भी बहुत शानदार लिख रही है। ये अच्छी बात है कि कम से कम आपकी पीढ़ी अगर लिख रही है तो नई पीढ़ी को भी लिखने के संस्कार मिलेंगे। और जिन परिस्थितियों में आप लिख पा रही हैं, भाई घर के तमाम दायित्व और पूरे सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के बाद लिखना और उसमें 7 किताबें प्रकाशित हो जाना, ये एक बड़ी उपलब्धि है। सुनीता जी, आपके लेखन के अपने विषय हैं, जैसे आप तो मौन पर भी लिख दे रही हैं, तो अगर कहीं पर स्वर सुनाई दे तो उस पर तो अद्भुत रचनाएं आपकी तरफ से आएंगी जी। पर क्या आपको लगता है कि स्त्री की, खासकर जो हमारे पर्वतीय समाज की स्त्री है जी, कुछ ऐसे विषय हैं उनके जो अभी साहित्य में दर्ज नहीं हुए हैं या जिनका दर्ज होना बाकी है? लगता है आपको? बहुत से विषय होंगे सर अभी ऐसे। जी, जैसे मसलन जैसे कि जैसे उनका जो मतलब समर्पण है, जो समर्पण भाव से काम कर रही है वो, जो कि बहुत से गांव की तरफ महिलाएं क्या हैं कि हम लोग, कुछ लोग तो बाहर निकल गई हैं और कुछ लोग जो गांव की तरफ हैं अभी भी जो संघर्ष कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो कविताएं हम सबके भीतर चलते ही हैं ना, विचार भी सबके भीतर चल रहे हैं, लेकिन उनके विचारों को एक वृहद जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिल पाता। वो वहीं से या तो उनके चूल्हे में चला जाता है या फिर उनके खेतों में चला जाता है, नीचे मिट्टी के नीचे। तो बहुत से ऐसे विषय होंगे अभी भी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये विषय भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही कविता नहीं कर सकता, कविता करने का तो कोई भी कविता कर सकता है। तो अभी बल्कि पिछले दिनों हम एक किसी की पुस्तक लोकार्पण था, शायद मुझे लग रहा है आप भी वहाँ पर होंगे। एक कोई उत्तरकाशी से महिला आ रही थी
तो उन्होंने जो अपनी कविताएं सुनाई वहाँ पर बिना देखे बोल रही थी और जिस बेबाकी से वो सुना रही थी, तो लग रहा था कि पहाड़ की स्त्री कितनी समृद्ध है, कितनी समृद्ध है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको। पूरी समृद्धि उन्होंने वहाँ पर अपनी कविताओं के माध्यम से। जी सुनीता जी, जो आपने कहा कि पर्वतों में, पर्वतीय स्त्री के अंदर जी तमाम कविताएं हैं, हाँ, और उनको प्रस्फुटित होने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन इस पर मैं आपका ध्यान खींचता हूँ कि अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी। तो टेनिसन ने आयरलैंड की महिलाओं पर एक कविता लिखी है। वो कविता हमने कभी बचपन में पढ़ी थी जी। वो कहते हैं कि आयरलैंड की जो घास काटने वाली महिलाएं हैं, वो जो गीत गाते हैं जैसे हमारे यहाँ घसेरियाँ गाती हैं, उन गीतों को जब मैंने एक बार सुना तो मैं उस भाषा को तो नहीं समझ पाया, मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या गा रही हैं। पर टेनिसन जैसे महान कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कविता कभी नहीं सुनी। तो उन स्त्रियों की बात कभी अगर सामने आएगी तो किस दर्जे की कविताएं होंगी। बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि वो मंच उनको कैसे मिलेगा, कि उनके अंदर की जो कविता ही क्यों, उनके अंदर की जो ओवरऑल सृजनात्मकता है, जो पूरी क्रिएटिविटी है, वो संगीत में है, साहित्य में है, कला में है, उसको सामने लाने के लिए क्या प्रयास होंगे जी। वो अब हम सभी के लिए चिंतन का विषय है। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि एक अपने व्यक्तिगत जीवन को जीते हुए बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहूँगा, साहित्य ने आपके जीवन को कैसे बदला, क्या बदलाव आपको महसूस हुआ? जैसा कि सर हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि साहित्य आपको रूपांतरित करता है, आपको समृद्ध बनाता है। साहित्य जीवन जीने का जो एक नज़रिया है ना, वो साहित्य विकसित करता है। आप जब कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, आप वो नहीं रहते जो आप थे पहले। क्या बात है। वो कहीं ना कहीं उनके जो अंश हैं वो आपके भीतर आ जाते हैं और कितना सीखने के लिए मिलता है। यानी कि आप साहित्य में अगर रुचि है आपकी, साहित्य को पढ़ते हैं, यानी कि आप जीवन जीते हैं। क्या बात है। जीवन जीने का एक तरीका हमको मिल जाता है अगर हम साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। आपका दृष्टिकोण ही बदल जाता है जीवन के प्रति। आप मतलब जीवन में एक आनंद, एक सुखद चीज़ महसूस करते हैं। वास्तव में जो जीवन होता है, वास्तव में आप उन चीज़ों को महसूस करने लगते हैं। जी सुनीता जी, आपसे बहुत संक्षिप्त बातचीत में जो चीज़ें निकली हैं जी, उनसे एक नई दृष्टि मिलती है जी। और ये समझ में आता है कि एक स्त्री अपने तमाम घरेलू दायित्वों के बावजूद जी लिख सकती है। आपकी 7 प्रकाशित कृतियां हैं जी। और अभी भी, और ख़ासकर आपने जो एक बहुत सुखद संकेत हमको दिया कि जौनसारी लोक भाषा के लिए आप काम करने वाली हैं जी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी सृजनात्मकता, आपकी रचनात्मकता निरंतर बनी रहे, निरंतर प्रगति करती रहे और आपकी नई नई किताबें हमको पढ़ने को मिलती रहें। आप स्टूडियो में आई, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत आभार। और ये थी हमारी आज की साहित्य यात्रा। अगली बार फिर किसी नई विभूति को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।